हरियाणा की मंथली करंट अफेयर की वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों। और जैसा कि आप सभी को मालूम ही है कि हरियाणा की वीकली करंट अफेयर के जो क्वेश्चन होते हैं वो सारे के सारे इस मंथली करंट अफेयर की वीडियो में डाले जाते हैं और उनकी जो पीडीएफ है वो भी आपको फ्री में प्रोवाइड की जाती है। तो दोस्तों सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सिलेक्टिव हैं, अनटच लेवल के एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। तो ज़्यादा टाइम को न वेस्ट करते हुए बढ़ लेते हैं क्वेश्चनों की तरफ। तो पहला क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा बिजली का खर्च कितना कम कर दिया गया है। तो ये कर दिया गया है दोस्तों 37 रुपये कम कर दिया गया इसको, 37 रुपीज़। और ये क्या था, एक प्रकार का सरचार्ज था जिसे फ्यूल सरचार्ज एडजस्टमेंट कहा गया है। अब ये कंज्यूमर्स को नहीं देना होगा। अब इनसे रिलेटेड बिजली से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं जो कि एग्ज़ाम का पार्ट बन सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला हमारा कि हरियाणा जो बिजली बोर्ड की जो स्थापना है वो 3 मई 1967 को की गई थी। और जिस टाइम बंसीलाल जी सीएम थे 1970 में, तो उस समय प्रत्येक गांव तक बिजली पहुंचाने का काम किया गया था। और 1998 में बिजली वितरण का जो उत्पादन का और वितरण का जो हेडक्वार्टर है ये अलग अलग बनाया गया था। उत्पादन का जो हेडक्वार्टर दोस्तों ये पंचकुला में बनाया गया और जो वितरण का जो हेडक्वार्टर है बिजली का वो गुड़गांव के अंदर स्थापित किया गया। अब इसी से रिलेटेड ही कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, उनको और देख लेते हैं। जैसा कि इसमें है 1998 में बिजली नियंत्रण आयोग की स्थापना की गई थी, जिसके तहत 1 जुलाई 1999 को हरियाणा का जो बिजली वितरण निगम लिमिटेड था उसके 2 भाग किए गए। देखिए जैसे कि पहला है UHBVNL, मतलब उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड। इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों ये पंचकुला में, और इसके जो कंट्रोल यूनिट भी बनाए गए थे 2, वो है एक पंचकुला में, दूसरा रोहतक के अंदर। ये यहाँ से इम्पोर्टेंट बनते हैं। दूसरा जो इसका पार्ट बना गया था वो है दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड। उसका हेडक्वार्टर दोस्तों हिसार के अंदर बनाया गया था और इसके जो कंट्रोल सेंटर हैं वो हिसार और दूसरा दिल्ली के अंदर। तो इनको आप याद रखना है। और वर्ष 2000 को हरियाणा सरकार द्वारा विद्युत वर्ष बनाया गया था। तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट अनटच लेवल के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से स्टैटिक, तो इनको आपने अच्छे से ध्यान में रखना है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। जैसे कि हाल ही में यहाँ पर क्या किया गया था कि जो उच्च अधिकारी हैं सेवा में उनका तबादला किया गया था, और कौन कौन से अधिकारी को क्या क्या पदभार मिला था। तो वो जैसे कि इसमें फर्स्ट है जो विनय सिंह है, उनको हैपेड का एमडी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। विनय सिंह, हैपेड, हैपेड क्या है, हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन। इसकी यहाँ से फुल फॉर्म बनती है, जिसकी स्थापना 1966 में पंचकुला में इसकी स्थापना, इसका हेडक्वार्टर बनाया गया था। तो इनका अतिरिक्त कार्यभार जो दिया गया है विनय सिंह को दिया गया है। दूसरा इसमें है जैसे पीसी मीणा। पीसी मीणा को क्या किया गया, जो अभी हम पढ़ के आए हैं, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड का एमडी का कार्यभार उन्होंने संभाला है। उसी प्रकार से जैसे आगे है बलकार सिंह, बलकार सिंह को हरियाणा गृह सचिव बनाया गया है। और आगे हम देख लेते हैं जैसे कि DK बोहरा को अर्बन लोकल बॉडीज़ का एमडी बनाया गया है। अर्बन लोकल बॉडीज़ का एमडी इन्होंने बनाया गया है, जैसे कि हम तस्वीर में देख सकते हैं। उसी प्रकार से जैसे 5वें नंबर पर है अमरजीत सिंह मान। अमरजीत सिंह मान को हरियाणा टूरिज्म का डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। तो ये आपके मेन जो मुख्य इनसे तबादलों से रिलेटेड जो बन रहे थे वो हमने बता दिए हैं। वैसे टोटल 2600 अधिकारियों का तबादला किया गया था। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हरियाणा में कौन से वर्ष तक कोई बेरोजगार नहीं रहेगा, ऐसी घोषणा अभी हरियाणा सरकार ने की है। तो ये बताया गया है कि लगभग 2024 तक हरियाणा में कोई बेरोजगार नहीं रहेगा। इसका ऐलान हरियाणा सरकार ने किया है, बेरोजगारी मुक्त करने का ऐलान किया है। अब सीएम ने क्या एक नारा दिया है जिसके तहत क्या है, बेरोजगारी मुक्त हरियाणा, रोजगार युक्त हरियाणा का नारा भी ये सीएम ने दिया है। देखते हैं वो कितना कामयाब होता है। नेक्स्ट हमारा, राज्य सरकार ने किस वर्ग के लिए प्लॉट आवंटन का एक पोर्टल लॉन्च किया है दोस्तों। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, सरकारी कर्मचारियों के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है सरकार ने, जिसके जरिए वे अपना प्लॉट आवंटन के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं।
सरकारी आवास आवंटन की प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने के लिए पोर्टल लॉन्च किया गया है। कर्मचारियों को बिना सिफारिश में उनकी वरिष्ठता के आधार पर सरकारी आवास दिया जाएगा, ऐसी सरकार की योजना है। आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा, हरियाणा के कितने रोडवेज बस चालकों को यार्ड मास्टर का प्रमोशन दिया गया है? तो दोस्तों ये दिया गया है 82 बस चालकों का प्रमोशन यार्ड मास्टर के रूप में दिया गया है। अब यहाँ से क्वेश्चन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं बनता, लेकिन जो इसके एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो आपके बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्स्ट्रा जो फैक्ट हैं अनटच लेवल के, जैसे कि हरियाणा ट्रांसपोर्ट जो विभाग की जो स्थापना है वो दोस्तों हरियाणा के गठन के समय ही कर दी गई थी, 1 नवंबर 1966 को। अभी फिलहाल में जो हमारे जो ट्रांसपोर्ट विभाग के जो मंत्री हैं या जिनके पास यातायात विभाग है वो है मूलचंद शर्मा जी। ट्रांसपोर्ट विभाग के जो आयुक्त हैं वो सुमित्रा मिश्रा जी हैं। कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं ट्रांसपोर्ट से ही संबंधित, उनको हम जान लेते हैं। जैसे कि हरियाणा राज्य का जो पहला बस स्टैंड है दोस्तों वो अम्बाला में बनाया गया था 1948 में। 1948 सॉरी, यहाँ पर 1948 नहीं आएगा, 1950 आएगा। 1950 में बनाया गया था, इसको आप ध्यान में रखना। 1950 के अंदर ये बनाया गया था, ये गलत प्रिंट हो गया है। उसके बाद जो सबसे बड़ा जो झज्जर है सबसे बड़ा जो बस स्टैंड है वो झज्जर के अंदर है। और 4 मंजिला बस स्टैंड जो अभी हाल ही में बनाया गया है ये फतेहाबाद के अंदर बनाया गया है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और भारी व हल्के वाहन चालक का प्रशिक्षण केंद्र वो मुरथल के अंदर है। अब यहाँ पर नए चालक और 4 नए चालक प्रशिक्षण अनुसंधान संस्थान स्थापित किए जा रहे हैं, जैसे कि एक बहादुरगढ़ में, कैथल में, भिवानी और मेवात में स्थापित किए जा रहे हैं। तो बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा कि देश में पहली बार कहाँ पर गधी के दूध पर शोध किया जा रहा है? ये वैसे एक मजाकिया क्वेश्चन है लेकिन इम्पोर्टेंट भी बनता है उतना ही, तो हम देख लेते हैं इसके आंसर को। इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र हिसार में जो कि है, उसमें ऊपर ये गधी के दूध के ऊपर शोध किया जा रहा है। अब सबसे पहले तो राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र की जो स्थापना वो दोस्तों हिसार के अंदर 1986 में की गई थी। अब यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि इस दूध के अंदर, गधी के दूध के अंदर क्या है, बहुत से इम्पोर्टेंट पोषक तत्व बताए जा रहे हैं, इनका पता बताया गया है इसके बारे में। तो जिसके आधार पर अब ये इसको साबित करने के लिए इसके ऊपर, इस दूध के ऊपर शोध किया जा रहा है। अब शोध की अगर माने तो गधी के दूध के अंदर एंटीऑक्सीडेंट तत्व पाए जाते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हरियाणा सरकार ने अब खेलो इंडिया की तर्ज पर कौन सी गेम शुरू करने जा रही है? तो अभी हाल ही में जो शुरू हुए हैं, 27 अगस्त को खेलो हरियाणा गेम्स ये अब शुरू किए हैं। और इस गेम को दोस्तों जो हॉकी के जादूगर हैं स्वर्गीय मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन 29 अगस्त पर कराने की योजना बनाई थी, लेकिन अभी 27 अगस्त को ही शुरू कर दिए गए थे, जिसमें 18 साल के कम उम्र के खिलाड़ियों को इसमें भाग ले सकेंगे और अच्छे खिलाड़ियों को चिन्हित करके उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए चिन्हित किया जाएगा। अब जैसे खेलो हरियाणा गेम्स जो हो रहे हैं तो इनमें खिलाड़ियों को परखा जाएगा और उनको चिन्हित करके जो अगले साल होने वाले जो हरियाणा के अंदर हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स, उनमें पार्टिसिपेट करने में या उनके लिए, उनको भागीदारी करने के लिए इनको परखा जाएगा। हरियाणा के अंदर जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन होगा ये 4था संस्करण होगा, जो कि अगले साल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हरियाणा शिक्षा बोर्ड के नए सचिव कौन बने हैं? ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है दोस्तों, ये बने हैं हितेंद्र कुमार। अब हरियाणा शिक्षा बोर्ड मतलब HBSC, हरियाणा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन के जो चेयरमैन है वो डॉक्टर जगबीर सिंह हैं। HBSC से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट हम जान लेते हैं, जैसे कि HBSC बोर्ड की जो स्थापना है वो 1969 में सबसे पहले चंडीगढ़ में की गई थी। अब उसके बाद क्या हुआ था, 1970 में चंडीगढ़ के ही अंदर क्या किया गया था, 10वीं के बोर्ड की परीक्षा को आयोजन किया गया था 1970 के अंदर। अब 70 से रिलेटेड कई इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं, जैसे कि आपके जो CCHAU जो चरण सिंह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसकी जो स्थापना की गई थी वो 1970 में की गई थी। सभी गाँव तक बिजली पहुँचाने का काम है वो भी 1970 में किया गया था। तो ये भी एक्स्ट्रा है, इनमें आप ध्यान में रखना, जैसे कि हम पीछे पढ़ चुके हैं। उसके बाद क्या किया गया था कि चंडीगढ़ में ही जैसे इसका हेडक्वार्टर था, तो उसी टाइम में 1976 में ही इसका 8वीं के बोर्ड की परीक्षा का आयोजन करवाया गया था।
अब उसके बाद 1981 में इस बोर्ड को, HBSC बोर्ड को भिवानी में शिफ्ट कर दिया गया था। उसके बाद 1987 में +2 के बोर्ड की परीक्षा का आयोजन किया गया था। अब दोस्तों 1987 से रिलेटेड एक फैक्ट और आपको बताता हूँ कि जैसे हरियाणा के अंदर जो सूरजकुंड मेला लगता है, उसकी जो शुरुआत है दोस्तों वो भी 1987 से की गई थी। उसके बाद क्या है कि हरियाणा बोर्ड में जो 1990 में उसमें वोकेशनल कोर्स शुरू किए गए थे और 1994 में ओपन स्कूलिंग भी इसमें लागू कर दिया गया था। मतलब कि छात्र हैं वो घर बैठे अपनी इसकी परीक्षा दे सकते हैं, अपनी स्कूलिंग कर सकते हैं। 2006 में ग्रेडिंग सिस्टम लागू किया गया था, जिसमें सेमेस्टर सिस्टम बनाया गया था, ग्रेडिंग सिस्टम इसमें लागू किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, आप इनको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, सीनियर कुश्ती नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ करवाया जाएगा? तो ये दोस्तों ये हरियाणा के अंदर ही होगा। अब कुश्ती महासंघ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है नफे सिंह राठी, उनके अनुसार उनका जो कहना है कि सीनियर हिंद केसरी दंगल का आयोजन वो हरियाणा में करवाया जाएगा। राष्ट्रीय कुश्ती संघ की स्थापना, सॉरी ये थोड़ा हाँ गलत प्रिंट हो गया है, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दुष्यंत चौटाला ने हाल ही में हर सचिवालय में किसकी 2 दुकानें खोलने की घोषणा की है? तो ये दोस्तों स्वयं सहायता ग्रुप की दुकानें खोलने की घोषणा की है। अब दोस्तों इसके अनुसार क्या है कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए गए हैं महिलाओं का, तो उनमें क्या होगा, उनको रोजगार का मौका मिलेगा और जो हमारे जितने भी लोकल प्रोडक्ट हैं हरियाणा के अंदर, जो जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं उनकी वैल्यू को भी, उनकी ब्रांड को भी समझा जाएगा, परखा जाएगा। अब क्या है कि जो सचिवालय होते हैं उसके अंदर ही ये दो दुकानें अलग अलग प्रकार की खोलने की घोषणा दुष्यंत चौटाला ने हाल ही में की है। अब इसी के तर्ज पर हरियाणा सरकार ने हाल ही में क्या किया गया है कि 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट योजना, जो कि सेंट्रल लेवल की एक योजना है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 उत्पाद की योजना थी, उसके लेवल के ऊपर खट्टर सरकार ने इसकी घोषणा की है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्मार्ट मीटर बिजली परियोजना के तहत कितने जिलों में मीटर लगाए जाएंगे? मतलब कि स्मार्ट मीटर है वो कितने लगाए जाएंगे और कौन कौन से जिले में लगाए जाएंगे? सबसे पहले तो ये लगाए जाएंगे दोस्तों गुड़गांव, फरीदाबाद, पंचकुला और करनाल में अगले महीने तक। ये लगभग 5 लाख स्मार्ट मीटर लगेंगे। जो बिजली विनियामक आयोग के जो चेयरमैन हैं RK पंचनंदा, जो कि पहले HPSC के हेड हुआ करते थे। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड एजेंसी को इस परियोजना के लिए काम सौंपा गया है, जो कि स्मार्ट मीटर लगाने का काम करेगी। तो सबसे पहले ध्यान में रखना दोस्तों, गुड़गांव, फरीदाबाद, पंचकुला और करनाल में ये स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। उसके बाद दूसरे डिस्ट्रिक्ट में इनको भी लगाया जाएगा। नेक्स्ट हमारा, प्रदेश में किसी भी व्यक्ति को बिचौलियों द्वारा जबरदस्ती जमीन न बिके, उसके लिए सरकार ने किस विभाग ने लैंड बैंक बनाने की घोषणा की है? तो ये की है दोस्तों हरियाणा का जो राजस्व और आपदा विभाग है, उसने इस लैंड बैंक को बनाने की घोषणा की है। राजस्व और आपदा विभाग के जो मुख्य सचिव हैं दोस्तों वो है संजीव कौशल जी। और अभी हाल ही में राजस्व और आपदा विभाग के जो संजीव कौशल के अनुसार क्या बताया गया है कि जो लाल डोरा मुक्त है उसका जो कार्य है वो लगभग पूर्ण हो चुका है, ये कार्य इसका कर लिया गया है। ऐसी घोषणा भी संजीव कौशल जी ने की है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ओलंपिक से रिलेटेड कि ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा ने कितनी दूरी पर भाला फेंककर गोल्ड अपने नाम किया? तो अगस्त से ही ये रिलेटेड क्वेश्चन थे जिनको हम पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने लगभग नहीं, एग्जैक्ट आपने डाटा ध्यान में रखना, ये था 87.8 मीटर भाला फेंक करके गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। अब नीरज चोपड़ा से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट हम जान लेते हैं जो कि एग्जाम का पार्ट बन सकते हैं। जैसे कि नीरज चोपड़ा का जो जन्म है वो खंडरा पानीपत या के रहने वाले हैं। इनकी जो DOB है, डेट ऑफ बर्थ, हरियाणा के एग्जाम में, HSC एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो इनको आप ध्यान में रखना। इनकी जो DOB है वो है दोस्तों 24/12/1997। इनके जो पिता है वो सतीश चोपड़ा जी, और इनके जो कोच का नाम है वो नसीम अहमद और क्लाउड बॉर्टनीज। दोनों ही आपको ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपको देखने को मिल सकता है। दोनों ही इन्होंने इनको जो प्रैक्टिस करवाई है, इनके जो कोच रहे हैं वो दोनों के ऑप्शन में से आपको देखने को मिल सकते हैं।
अब नीरज चोपड़ा की उपलब्धियों के बारे में कुछ हम जान लेते हैं। जैसे कि 2016 के अंदर जो दक्षिणी एशियाई गेम हुए थे और जो विश्व जूनियर चैंपियनशिप वो भी 2016 के अंदर ही हुई थी, तो उसमें उन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम में भी उन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किए थे, दोनों ही गेम्स के अंदर। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि ओलंपिक रजत पदक विजेता रवि दहिया का संबंध किस खेल से है? तो सभी को पता ही होगा दोस्तों, ये है फ्री स्टाइल रेसलिंग से है उनका संबंध। और रवि दहिया का जो पैतृक गांव हो नाहरी सोनीपत के अंदर पड़ता है। इनकी जो डीओबी हो 12/12/97। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से आप रिलेट करने की कोशिश कीजिएगा। जो नीरज चोपड़ा की जो डीओबी हो 24/12/1997 है और जो रवि दहिया की जो डीओबी हो 12/12/97। तो आप दोनों इन को रिलेट कर सकते हैं, याद रहना भी आसान हो जाएगा। इनके पिताजी का नाम है राकेश दहिया और वो जो रवि दहिया दोस्तों, ये वेट कैटेगरी भी इम्पोर्टेंट है, ये काफ़ी पूछी जाती है। तो ये 57 kg वेट कैटेगरी से खेलते हैं। इनके कोच है सतपाल सिंह और राजीव तोमर, ये भी ध्यान में रखना। अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियनशिप 2018 में उन्होंने रजत पदक जीता था। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप जो 2019 में आयोजित की गई थी, उसमें उन्होंने कांस्य पदक जीता था। उसी प्रकार से एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप जो 2020 में हुई थी, उसमें उन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। नेक्स्ट है हमारा, ओलंपिक कांस्य पदक विजेता बजरंग पूनिया किस वेट कैटेगरी से खेलते हैं? दोस्तों हरियाणा में जैसे 3 मेडल आए हैं, तीनों ही प्रारूप आए हैं। गोल्ड मेडल भी आया है, ब्रॉन्ज मेडल भी आया है और सिल्वर मेडल भी। तो अब ब्रॉन्ज मेडल जो बजरंग पूनिया ने जीता था, वो किस वेट कैटेगरी से खेलते हैं? तो वो 65 kg वेट कैटेगरी से खेलते हैं। बजरंग पूनिया खेल फ्री स्टाइल रवि दहिया की तरह ही फ्री स्टाइल रेसलिंग से संबंध रखते हैं। इनकी जो डीओपी दोस्तों वो है 26 फरवरी 1994 झज्जर के अंदर उनका जन्म हुआ है। अब रवि बजरंग पूनिया से में क्या था कि सेमीफाइनल में क्या हुआ, कजाकिस्तान का पहलवान डाउलेट को हरा करके उन्होंने अपने ये मेडल नाम किया था। अब बजरंग पूनिया की जो उपलब्धियां उनको देख लेते हैं एक बार। अब बजरंग पूनिया ने राजीव गांधी जो अवार्ड मिला है दोस्तों, वो 2019 में दिया गया था। पद्म श्री पुरस्कार भी 2019 में इनको दिया गया था। अर्जुन जो अवार्ड है दोस्तों, वो 2015 में इनको मिला था। अब राजीव गांधी जो अवार्ड दोस्तों, इसका अब नाम चेंज हो गया है। इसका नाम हो गया है, जो हमारे हॉकी के जादूगर हैं मेजर ध्यानचंद के नाम पर इनका नाम रख दिया गया है। आगे अब जैसे विश्व जूनियर कुश्ती चैंपियनशिप 2013 के अंदर 13 में जो आयोजित हुई थी, उसमें उन्होंने कांस्य पदक जीता। और जो ग्लास्को के अंदर राष्ट्रमंडल गेम हुए थे 2014 में, उन्होंने उसमें सिल्वर मेडल जीता था। उसी प्रकार से दोस्तों, जैसे राष्ट्रमंडल 2018 में हुए थे गोल्ड कोस्ट में, और जो एशियाई खेल हुए थे 2018 में, उन्होंने दोनों में उन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भी उन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया। तो यहाँ से सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं। एग्जाम में ऐसा पूछा जा सकता है कि बजरंग पूनिया को राजीव गांधी अवार्ड कब मिला, पद्म श्री पुरस्कार कब मिला, अर्जुन अवार्ड कब मिला। तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको आप ध्यान में रखिएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाल ही में सीएम खट्टर ने ई रिक्शा को बढ़ावा देने के लिए कौन सी परियोजना शुरू कर दी है? तो दोस्तों कि जैसे कि सभी को पता है कि जलवायु क्लाइमेट चेंजेस का जो एक प्रकार से सभी राज्यों के अंदर, सभी देशों के अंदर जो एक लहर सी चली है, उसके लिए अलग अलग कानून लाए जा रहे हैं। तो उसी को दिशा में मद्देनजर रखते हुए हरियाणा सरकार ने किया गया है कि ई रिक्शा को बढ़ावा देने के लिए परिवर्तन योजना की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री ने 5000 ई वाहन लाने का रखा गया है। ई वाहन मतलब कि जो जैसे आपकी ई रिक्शा चलती हैं, छोटी ई रिक्शा शहरों के अंदर डीजल ऑटो की, तो उनकी जगह पर इनको लाए जाने की योजना बनाई है, जिसे परिवर्तन योजना नाम दिया है। अब उनके तहत क्या होगा, जैसे ई रिक्शा को बढ़ावा देने के लिए क्या होगा कि उनके लिए लोन की व्यवस्था की गई है। और गुड़गांव का नगर निगम है वो क्या करेगा, इसमें 30,000 रुपये, और जो फेम इंडिया एक योजना है वो 35,000 रुपये इसकी सब्सिडी देगा। मतलब इसको ई रिक्शा को बढ़ावा देने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। अब यहाँ पर फेम की फुल फॉर्म बनती है फास्टर अडोप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल 2015। अब जो चल रही है दोस्तों, वो फेम का सेकंड पार्ट चल रहा है। तो 2019 के बाद में ये फेम फर्स्ट योजना थी, अब फेम 2, मतलब इसका आगे और टाइम बढ़ा दिया गया है अभी। नेक्स्ट हमारा, ये भी प्रदूषण से ही रिलेटेड है, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है कि हाल में प्रदूषण को कम करने के लिए प्रदेश में पहली इलेक्ट्रिक डीलक्स
बस का संचालन वो कहाँ से किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया फरीदाबाद से लेकर के गुड़गांव तक के बीच इसको चलाया गया है। इसका जो अनावरण हो वो हमारे परिवहन मंत्री जो मूलचंद शर्मा है उन्होंने किया है। और ये जो बस है दोस्तों ये 1 करोड़ की लागत से तैयार की गई है। और इसका बस की जो कम संचालन लागत है उसके तहत इसका किराया भी कम होगा। बस में अंदर इसकी जो सुविधाएं हैं वो जैसे जीपीएस सिस्टम इसके अंदर लगा हुआ है। इसके अंदर जो आपातकालीन जो एक पैनिक बटन अभी जो हाल ही में खट्टर सरकार ने शुरू किया था जिसका 112 डायल है वो इसमें भी पैनिक बटन लगाया गया है। और इसके अंदर जो टोटल है वो बैठने की सीटें 34 है। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष का हरियाणा राज्य का एवरेज लिंग अनुपात वो कितना रहा है? कि दोस्तों कि जैसे पिछले 7 महीने का एक आंकड़ा आया था अगस्त में, उसके अनुसार क्या है कि जो सबसे अच्छा जो लिंग अनुपात है वो दोस्तों रोहतक का रहा है 961 जो कि 1000 लड़कियों के पीछे लड़कों की संख्या है। और सबसे खराब जो लिंग अनुपात है दोस्तों वो फतेहाबाद का रहा है 862। 2011 की जनसंख्या के आंकड़े के अनुसार जो हरियाणा का लिंग अनुपात है वो सबसे खराब रहा है 879, देश में निचले स्थान पर। अभी हाल ही में दोस्तों ये आंकड़ा जारी हुआ था अगस्त में, तो ये एग्ज़ाम का पार्ट बन सकता है आगे आने वाले एचएससी एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट है हमारा, देश के पहले सोलर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो अब जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो सारे के सारे ही जो हमारे ई व्हीकल से रिलेटेड या मतलब कि सीधा से क्लाइमेट में जो बुरा प्रभाव हो रहा है उसको कम करने के लिए सारी के सारी योजनाएं बनाई जा रही हैं, सारे के सारे कदम उठाए जा रहे हैं। तो पहले सोलर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया दोस्तों करनाल के अंदर। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री जो डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे हैं वो इन्होंने इस चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। और ये चार्जिंग स्टेशन करनाल के जो कर्ण लेक है इसके पास ये स्टेशन लगाया गया है। इसी प्रकार से ये जो चार्जिंग स्टेशन लगाने से दिल्ली जो चंडीगढ़ हाईवे है वो पहला इलेक्ट्रिक हाईवे बन गया है, क्योंकि इसमें हर 20 इस हाईवे के ऊपर हर 20 से 30 किलोमीटर पर एक इलेक्ट्रिक चार्जिंग व्हीकल जो वो स्थापित किया गया है। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पहला इलेक्ट्रिक हाईवे बन गया है। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों इंडिया लेवल पर भी, और जो हमारा हरियाणा जीके से रिलेटेड जो क्वेश्चन करंट के क्वेश्चन बनेंगे उस लेवल से भी रिलेटेड है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे करनाल से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हम जान लेते हैं। अब करनाल के अंदर जो गेहूं अनुसंधान केंद्र की स्थापना है वो 1978 में की थी। अब करनाल के अंदर बहुत से अनुसंधान केंद्रों की स्थापना जैसे हम देख लेते हैं इनको, जैसे गन्ना अनुसंधान केंद्र भी करनाल के अंदर है दोस्तों। उसी प्रकार से मिट्टी लवणता अनुसंधान केंद्र वो भी करनाल के अंदर है जिसकी स्थापना 1969 में की गई थी। राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी केंद्र 1984 में स्थापित किया गया था। अब जो NDRI है वो 1955 में स्थापित किया गया था। वैसे इसकी स्थापना 1923 में बेंगलुरु में की गई थी, लेकिन इसको करनाल में 1955 में इसको लेकर आए थे। अब करनाल के अंदर जो लिबर्टी जूता फैक्ट्री की जो स्थापना वो 1954 में की गई थी। अब करनाल को दस्तकारी हरियाणा का जो दस्तकारी प्रशिक्षण केंद्र है वो मधुबन के अंदर है। अब पराली से बिजली बनाने का जो एकमात्र कारखाना है वो भी करनाल के अंदर ही है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सारे के सारे आपने ध्यान में रखना है। अब बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में राजनाथ सिंह ने हरियाणा में कौन सी झील का ऑनलाइन उद्घाटन किया है? तो दोस्तों ये किया गया है सरदार पटेल पार्क झील का ऑनलाइन उद्घाटन किया है। अब ये जो जो पटेल पार्क झील है ये अम्बाड़ा कंड के पास लगती एक झील है। अब एक क्या चल रहा है कि जो रक्षा संपदा विभाग की लगभग 62 छावनियों के 75 जल निकायों का पुनरुत्थान का कार्य शुरू किया गया है। और इसी पुनरुत्थान कार्यक्रम का जो पहला जो शिलान्यास है वो किया गया है सरदार पटेल की झील के पुनरुत्थान के साथ। ये जो झील है दोस्तों ये लगभग 16 एकड़ में फैली हुई है। और इस झील का जो लगभग 2 एकड़ का जो पुनरुत्थान का कार्य है, इनके साफ सफाई का जो काम है वो पूरा कर लिया गया है। अब अम्बाला से रिलेटेड हम क्वेश्चन फैक्ट जान लेते हैं जो कि काफ़ी अनटच लेवल के हैं। अम्बाला को मिक्सी सिटी कहते हैं। अंग्रेज़ों में देश का जो पहला डिस्ट्रिक्ट बनाया था अंग्रेज़ों ने वो 1847 में अम्बाला को ही बनाया था।
दरियों और गलीचों का शहर अम्बाला को कहते हैं, जबकि बुनकरों का शहर पानीपत को कहते हैं। यहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, याद रखना है। अंग्रेजों के समय सबसे पुराना जो कब्रिस्तान है वो भी अम्बाला के अंदर है। सेंट पॉल गिरजाघर अम्बाला में है। खरगा गोल्फ कोर्स, ध्यान रखना, खरगा गोल्फ कोर्स ये भी अम्बाला में ही है। खाद्य प्रसंस्करण केंद्र, फूड प्रोसेसिंग जो सेंटर है वो अम्बाला के साहा के अंदर है। वार हीरो मेमोरियल स्विमिंग पूल स्टेडियम ये भी अम्बाला के अंदर ही स्थापित किया गया है। तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट अनटच लेवल के फैक्ट हैं, आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा के जो नए डीजीपी हैं वो कौन बने हैं? ये भी इंपॉर्टेंट है, सबको पता ही होगा, प्रशांत कुमार अग्रवाल, पीके अग्रवाल। पीके मूवी है आमिर खान की, तो उससे रिलेटेड आप इनको याद रख सकते हैं, प्रशांत कुमार अग्रवाल। 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं पीके अग्रवाल जी, और ये हरियाणा के 32वें डीजीपी बने हैं दोस्तों। 31 में थे मनोज यादव, आप सभी को पता ही है, लेकिन पहले जो डीजीपी थे हरियाणा के वो थे एसएस भटनागर। ये यहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है दोस्तों। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अभी हाल ही में स्वतंत्रता दिवस पर हरियाणा के कितने पुलिस अधिकारी व जवानों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? तो ये दोस्तों ये सम्मानित किया गया है लगभग नहीं 14 पुलिस अधिकारियों और जवानों को मिलाकर के इसमें सम्मानित किया गया है, जिसमें से क्या किस प्रकार से है कि स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर विशिष्ट सेवा के लिए एडीजीपी डॉक्टर CS राव को राष्ट्रपति पुलिस पदक अवार्ड और 2 जवानों को वीरता के लिए पुलिस पदक अवार्ड दिया गया है, जिसमें एसआई राकेश कुमार व एक कांस्टेबल पवन कुमार शामिल हैं। वह 11 अन्य को सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक अवार्ड मिला गया है। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट बातें हैं दोस्तों, आपने ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट हमारा, जैसे इस क्वेश्चन का हमने हाल ही में डिस्कस किया था पिछले 2-3 क्वेश्चन पहले, केंद्र सरकार की जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना है उसके स्थान पर हरियाणा सरकार ने कौन सी योजना की शुरुआत की है? तो ये दोस्तों ये शुरुआत की है 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट योजना की शुरुआत की है। कि जैसे कि दोस्तों हरियाणा के अंदर हैं बहुत से जो उत्पाद हैं वो बन रहे हैं अलग अलग जगह पर, और उन उत्पादों को इंटरनेशनल लेवल की पहचान दिलाने के लिए ये योजना तैयार की गई है हरियाणा सरकार ने। और क्या होगा कि अगर वो इंटरनेशनल पर पहचान उनकी बन जाती है तो क्या होगा, उनको जो बिक्री के लिए बाज़ार में उनको उतारा जाएगा और लोग हैं उनसे अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। अब जैसे कि हम देख लेते हैं कि हरियाणा पूरे देश की 67% कार्य बनाता है, जो कि गुड़गांव में अंदर इसका निर्माण कार्य चलता है। 60% मोटरसाइकिल का निर्माण करता है देश की, और 50% देश के जो ट्रैक्टर हैं वो हरियाणा से ही बनते हैं। घर घर में इस्तेमाल होने वाले जो 50% रेफ्रिजरेटर हैं वो भी हरियाणा के अंदर ही निर्माण होते हैं। अब जो बासमती चावल है वो देश से बाहर एक्सपोर्ट किया जाता है, तो उसका अकेला 60% जो निर्यात है वो हरियाणा से जाता है। नरवाना, जींद, हांसी और रतिया की कढ़ाईदार जूतियाँ भी इसमें बिकती हैं। सिरसा जिले का जो किन्नू है, हांसी का पेड़ा है, हिसार का जो इस्पात नगरी, ये भी पूरी दुनिया में मशहूर है। उसी प्रकार से और कुछ अन्य इम्पोर्टेंट भी उत्पाद हैं जो कि अलग अलग जो ब्लॉक के अंदर हैं वो बनते हैं। तो उन्हीं लोकल लेवल के जो उत्पाद हैं उनको बढ़ावा देने के लिए योजना तैयार की गई है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारा, हरियाणा पंचायती चुनाव में महिलाओं को और BC वर्ग को कितना % आरक्षण दिया गया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में ये घोषणा की गई है कि आने वाले जो चुनाव हैं पंचायती चुनाव, उनमें जो महिलाओं को और BC वर्ग को आरक्षण दिया गया है वो महिलाओं को 50% और BC वर्ग को 8% ही आरक्षण दिया गया है। इसी आरक्षण के बेसिस पर ही ये चुनाव करवाए जाएंगे। और आपको बता दें कि इस आरक्षण की जो घोषणा वो नवंबर 2020 में कर दी गई थी। पहला जो संशोधन किया गया था पंचायती राज के अंदर हरियाणा में वो सितंबर 2015 में किया गया था, जिसके तहत क्या था कि पंचायती चुनाव में उम्मीदवारों के लिए योग्यता लागू की गई थी, शैक्षणिक योग्यता लागू की गई थी। कुछ अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट और भी हैं। 26 अप्रैल 2015 को ई पंचायत संवाद सेवा शुरू की गई थी, और हरियाणा पंचायती दिवस है वो दोस्तों 22 अप्रैल को मनाया जाता है, जबकि देश का वो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि देश की जो पंचायती चुनाव हैं वो संविधान के भाग 9 और आर्टिकल 243 में इसका जिक्र किया गया है।
नेक्स्ट है दोस्तों, अभी हाल ही में विधानसभा के मानसून सत्र जो अभी ख़त्म हुआ है, उसमें लोकसभा की तर्ज पर कौन सी परंपरा की शुरुआत की गई है? तो ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखना। तो ये शून्यकाल होता है एक सत्र के अंदर, उसकी शुरुआत की गई है हरियाणा के विधान सत्र में। तो मानसून सत्र 20 अगस्त से 24 अगस्त तक चला, जिसमें 11 विधेयक टोटल वो पास किए गए। 60 तारांकित प्रश्न और 56 अतारांकित प्रश्नों पर इस यहाँ पर डिस्कस हुआ था। अब थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि शून्यकाल क्या होता है। देखिए दोस्तों, एक होता है प्रश्नकाल और एक होता है शून्यकाल। तो प्रश्नकाल जो होता है ये दोस्तों लोकसभा के अनुसार हम जाने तो 11 से लेकर के 12 बजे तक का ये टाइम होता है। और इसमें क्या होता है कि जो सांसद होते हैं वो मंत्रियों से पूर्व निर्धारित, मतलब कि मंत्रियों को पहले पता होता है कि क्या क्वेश्चन पूछने हैं, वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनका जवाब उन्होंने मौखिक रूप से लिखित रूप से देना होता है। इसमें दो प्रकार के क्वेश्चन किए जाते हैं, एक तारांकित और एक अतारांकित। तो उसी प्रकार से प्रश्नकाल से रिलेटेड 11 बजे से 12 बजे तक, उसके बाद 12 से 1 बजे तक का ये समय होता है शून्यकाल का। अब शून्यकाल में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों वो पूर्व निर्धारित नहीं होते, मतलब कि मंत्रियों को इसमें पता नहीं होता, वो आकस्मिक एकदम से पूछे जाने वाले सारे के सारे क्वेश्चन हैं। और मैक्सिमम जो क्वेश्चन है इसमें 20 क्वेश्चन ही पूछे जा सकते हैं, मतलब कि 20 मामलों को ही इसमें उठाया जा सकता है मंत्रियों से। और शून्यकाल दोस्तों, इसका संविधान में कोई जिक्र नहीं है, ये एक भारतीय मीडिया द्वारा दिए गए शब्द हैं। और शून्यकाल जो है वो 1962 से इंडिया के अंदर चला रहा है। तो देश की लोकसभा की इस परंपरा को कॉपी करते हुए हरियाणा विधानसभा सत्र में भी इसको शुरू किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है दोस्तों। बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये मैंने आपको जो बातें हैं अभी जो बताई हैं वो डिस्कस सारी कर दी हैं। नेक्स्ट हमारा सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा कनाडा में यूएसए की तर्ज पर हरियाणा में किसकी मैपिंग की जाएगी? तो अब ये की जाएगी दोस्तों कृषि भूमि मैपिंग की। वित्त आयुक्त राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग के जो अतिरिक्त सचिव हैं संजीव कौशल जी, जो पहले क्वेश्चन में भी हमने डिस्कस किया था कि मैपिंग का काम अगले 6 महीनों तक पूरा कर लिया जाएगा। और 1908 से चली आ रही लाल डोरी की जो प्रथा है उसको भी ख़त्म करने का काम है वो लगभग पूरा हो चुका है। यहाँ से ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि लाल डोरे से मुक्त होने वाला पहला जो गांव है दोस्तों सिरसी गांव है, जो कि करनाल के अंदर पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा एशिया अफ्रीका बिजनेस एंड सोशल फोरम के प्राइड ऑफ द नेशन सीरीज अवार्ड से किसे नवाजा गया है? तो ये दोस्तों ये हरियाणा की हैं सावित्री जिंदल, जो हिसार से बिलोंग करती हैं। ये पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं और ओपी जिंदल ग्रुप की या जिंदल ग्रुप की चेयरपर्सन हैं सावित्री जिंदल। इनको महिला उत्थान के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से नवाजा गया है। लेकिन सावित्री जिंदल ने किया गया है कि इस अवार्ड को महिलाओं के नाम समर्पित कर दिया है। तो ये अच्छी बात है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा द स्ट्रीट फॉर पीपल चैलेंज में टॉप 30 स्मार्ट शहरों में करनाल कौन से स्थान पर है? तो ये दोस्तों ये है 15वें स्थान पर। अब क्या था कि स्ट्रीट फॉर पीपल चैलेंज ये जो 2020 के दौरान जो पहली बार कोविड-19 का लॉकडाउन लगा था, तो उस दौरान क्या थी, शहरों की सभी गलियां सूनी हो गई थी। तो उसी को ध्यान में रखते हुए गलियों को पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली बनाने के लिए योजना की शुरुआत की गई थी। इसकी जो शुरुआत है वो दोस्तों केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा किया गया था, जिसके जो मंत्री हैं वो हरदीप सिंह पुरी हैं देश में। नेक्स्ट है हमारा खेलो इंडिया यूथ गेम की तर्ज पर हरियाणा में किन खेलों का आयोजन किया गया है? ये क्वेश्चन भी पहले आ चुका है दोस्तों। तो ये आपने पढ़ ही लिया, खेलो हरियाणा का आयोजन किया गया है जिसकी शुरुआत 27 अगस्त की गई है। और ये इसमें क्या होगा कि 7 जिलों में 20 प्रकार के खेल होंगे। इसमें 11,350 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। और सबसे इसमें क्या इम्पोर्टेंट बात है कि जैसे गोल्ड मेडल जीतने वाले व्यक्ति को 5,000, सिल्वर मेडल जीतने वाले को 3,000 और जो ब्रॉन्ज मेडल जीतेगा उनको 2,000 रुपये इनामी राशि के रूप में दिए जाएंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इनाम है वो खो खो के खिलाड़ियों के लिए रखा गया है। नेक्स्ट है हमारा सीएम ने हर हित स्टोर योजना का आरंभ कहाँ से किया है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये इसका आयोजन किया गया है पंचकुला से।
इसके तहत किया गया है कि 2000 रिटेल स्टोर खोले जाएंगे। अब स्टोर के माध्यम से सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले जो दैनिक जरूरतों के उत्पाद हैं उनकी बिक्री को बढ़ावा मिलेगा और ग्राहकों को उचित मूल्य पर पहुंच निश्चित करवाई जाएगी। हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा यह स्टोर खोलने के अवलोकन भी किया गया है। अब HACL है, इसकी फुल फॉर्म यहाँ से बनती है हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1967 में पंचकुला में की गई थी। अब पंचकुला में बहुत से हेडक्वार्टर हैं, सारे के सारे लगभग आपके हमारे जो हरियाणा के हेडक्वार्टर हैं वो पंचकुला के अंदर ही, जैसे कि हरेड़ा का हेडक्वार्टर है, HSIDC का हेडक्वार्टर है, हैफेड का भी हेडक्वार्टर वो भी पंचकुला के अंदर ही है। हैफेड के हेडक्वार्टर हैफेड को जो दोस्तों वो 1966 में डेवलप किया गया था और जो HSIDC है वो 1967 में इसकी स्थापना की गई थी। आगे हैं पंचकुला से रिलेटेड जैसे इंपॉर्टेंट एंट्रेंस लेवल के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों सारे के सारे, कि पंचकुला को हरियाणा की दूसरी आर्थिक राजधानी कहा जाता है। तो पंचकुला को हरियाणा की दूसरी आर्थिक राजधानी, तो पहली आर्थिक राजधानी कौन सी है दोस्तों, वो है गुड़गांव। पंचकुला ही को ही क्या होता है, हरियाणा के जो सैटेलाइट होते हैं उसका जो शहर कहा जाता है पंचकुला ही। मनसा देवी की जो वो भी पंचकुला के अंदर ही है, जिसकी स्थापना 1815 में गोपाल सिंह एक राजा है उसके द्वारा की गई थी। 360 बावड़ियों का कस्बा भी पंचकुला का पिंजौर को कहा जाता है, जबकि बावड़ियों का शहर नारनौल को कहा जाता है। हरियाणा की जो सेब की जो मंडी है वो भी पंचकुला के अंदर ही है। पंचकुला में दोस्तों शुभम वाटिका या नक्षत्र वाटिका हम इसको बोल सकते हैं, इसकी स्थापना भी पंचकुला के अंदर ही की गई है। और पंचकुला में दोस्तों सबसे पुरानी एक सीमेंट फैक्ट्री है सूरजपुर, जिसे भूपेंद्रा सीमेंट फैक्ट्री भी के नाम से भी जानते हैं, ये यहाँ पर स्थापित की गई थी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। देखिए जितने के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बनते हैं इस महीने से रिलेटेड वो मैंने आपके सामने डिस्कस कर दिए हैं। उनके साथ में जितने भी एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं वो भी मैंने आपको साथ साथ क्लियर कर दिए हैं। इन सभी क्वेश्चनों को फैक्ट्स को ध्यान रखने के लिए, याद रखने के लिए वीडियो को आप 2-3 बार इनको देखना है। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।